सभी को नमस्ते। सूचना प्रसंस्करण मॉडल। सूचना प्रसंस्करण मॉडल इस प्रतिमान का आधार सूचना संग्रह और सूचना संसाधन की प्रक्रिया है। यह सिद्धांत सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के दृष्टिकोण पर आधारित है। अधिकांश शिक्षकों के लिए सूचनाओं का ज्ञान का संप्रेषण ही स्कूलों का मुख्य कार्य है। संभवतः यही कारण है कि इस प्रतिमान में सर्वाधिक महत्व इस बात पर दिया जाता है कि छात्र किस प्रकार सूचनाओं का संशोधन करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को वातावरण से सूचना संग्रह करने की विधि को सीखने में सहायता प्रदान करता है। यह सूचनाओं का संग्रह कर सके, तथ्यों को समझ सके, संप्रत्यों का निर्माण कर सके, इस हेतु समुचित वातावरण का निर्माण किया जाता है। सूचना प्रसंस्करण संसाधन सबसे अधिक प्राप्त सीखने का सिद्धांत है। सूचना प्रसंस्करण एक ऐसा ज्ञानात्मक सिद्धांत हो जो यह परीक्षण करता है कि किस प्रकार सूचना स्मृति में प्रवेश पाती है, संग्रहित होती है और इससे पुनः परिमापीय होती है। सूचना संसाधन स्मृति पर बल देता है, यानी सूचना संसाधन स्मृति पर बल देता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप, इस मॉडल के 3 रूप होते हैं: सूचना संग्रहालय, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, मेटा या मध्य संज्ञान। पहला है सूचना संग्रहालय। यह वह भंडार है जिसमें सूचना संग्रहित रहती है। यह फाइल रखने वाले कैबिनेट के प्रकार की अथवा पते की पुस्तक, डायरी इत्यादि की भांति होते हैं जिनमें सूचना संचित रहती है। जो सूचना संग्रहालय सूचना परिमापीय प्रक्रिया मॉडल में होती है वह संवेदनात्मक स्मृति, कार्यरत स्मृति व दीर्घकालीन स्मृति होती है। जो है संवेदनात्मक स्मृति, यह वह सूचना भंडार है जो थोड़े समय के लिए वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को अपने में रखता है जब तक कि उनकी ओर ध्यान दिया जा सके और संशोधित किया जा सके। जब कोई वस्तु हमारे सामने बहुत कम समय के लिए आती है और उसकी प्रक्रिया 1 सेकंड के लिए बनी रहती है तो यह संवेदनात्मक स्मृति के कारण होता है। अथवा जब हम किसी से कोई शब्द सुनते हैं और कहने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने ठीक से नहीं सुना, फिर से कहो क्या कह रहे थे, तो यह संवेदनात्मक स्मृति है। यह देखा गया है कि संवेदनात्मक स्मृति की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, परंतु यह शीघ्र ही लुप्त हो जाती है यदि इसको संशोधित करना तुरंत प्रारंभ नहीं होता है। तो इस संदर्भ में लीटे और हैरिस का कथन है कि यह इसे 5 से 6 सेकंड में दृष्टि संबंधी व उसे 4 सेकंड में श्रवण संबंधी संवेदनात्मक स्मृति लुप्त हो जाती है। संवेदनात्मक स्मृति सूचना को उस समय तक रखती है जब तक कि यह कार्यरत स्मृति में स्थानांतरित नहीं हो जाती। यदि संवेदनात्मक स्मृति रखने वाले पदार्थ आगे संशोधित करने से पूर्व ही लुप्त हो जाते हैं तो इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। दूसरी है कार्यरत स्मृति। जब हम किसी सूचना भंडार को धारित सूचना के साथ चेतन रूप से कार्यरत रहते हैं उसे कार्यरत स्मृति कहते हैं। यह सुविचारित चिंतन से सम्मिलित रहती है, अतः यह स्मृति की कार्य बेंच है जो अस्थायी रूप से सूचना को संग्रहित रखती है जब उसका उपयोग हो रहा हो। जैसे इस विषय वस्तु को लिखने के लिए मैंने बहुत सारे तथ्यों को स्मृति में रखा। जो तथ्य उपयुक्त पुस्तक में रखने के लिए मुझे उपयुक्त लगे उन्हें मैंने स्मृति में रख लिया और बाकी तथ्यों को मैंने भुला दिया। इसे ही कार्यरत स्मृति कहते हैं। मिलर ने कार्यरत स्मृति की 2 मुख्य विशेषताएं बताई हैं।
यह पहली है कि यह सूचना की जांच करती है जो इसे अंदर आती है, और दूसरी यह अपनी क्षमता एवं अवधि की दृष्टि से सीमित है। प्रौढ़ व्यक्तियों में यह 10 से 15 सेकंड बिना अभ्यास में भी रह सकती है। कार्यरत स्मृति उन उत्तेजकों की जांच करती है जो इस पर वार करते हैं। यह निर्णय लेती है कि उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, हम सभी सूचनाओं को नहीं रख सकते। कार्यरत स्मृति इनमें छँटनी करती है और कौन सी सूचनाओं को रखा जाए, किसे स्मृति से निकाल दिया जाए और किसे दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित कर दिया जाए। फिर तीसरी, दीर्घकालीन स्मृति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दीर्घकाल तक सूचनाओं को स्मृति में रखना ही दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। ज्ञान का दीर्घकालीन स्मृति में संग्रह करने के लिए दो धारणाएं हैं। पहली घोषणात्मक, दूसरी है प्रक्रियात्मक। अब घोषणात्मक तो यह वह ज्ञान तथ्यों, परिभाषाओं, नियमों से संबंधित ज्ञान है। और प्रक्रियात्मक यह वह ज्ञान है जो यह बताता है कि क्रियाएं किस प्रकार करते हैं, जैसे कि सूत्र को याद करना घोषणात्मक ज्ञान है। वह उस सूत्र की सहायता से समस्या को हल करना प्रक्रियात्मक ज्ञान है। घोषणात्मक ज्ञान का पता व्यक्ति द्वारा की जाने वाले टिप्पणी से लग जाता है, लेकिन प्रक्रियात्मक ज्ञान का पता व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन से लगता है। घोषणात्मक ज्ञान निम्न प्रकारों से व्यक्त किया जाता है: प्रस्तावात्मक जाल, रैखिक क्रमबंधन, प्रतिमाएं, मनोबल। प्रस्तावात्मक जाल, इसमें क्या है कि छोटी से छोटी सूचनाओं के अंशों की श्रृंखलाओं के योग को प्रस्तावक जाल कहते हैं। यह जाल घोषणात्मक ज्ञान का रूप है, हृदय है, अर्थात यह सूचना में केंद्रक है जिन्हें सीखने वाला दीर्घकालीन स्मृति में संग्रह कर लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह एक प्रस्ताव पर विचार है। दूसरा प्रस्ताव यह विचार है कि दिन रात इसी के कारण होते हैं। इस प्रकार एक ज्ञात से जुड़े हुए अन्य प्रस्तावों के योग को प्रस्तावक जाल कहते हैं। रैखिक क्रमबद्ध, दूसरा है रैखिक क्रमबद्ध। विभिन्न प्रकार की प्राप्त सूचनाओं को एक समान रूप वाली सूचना के साथ क्रमबद्ध करना ही रैखिक क्रमबद्ध है। जैसे सप्ताह के दिनों में नामों को क्रमबद्ध करना। फिर तीसरे नंबर पर प्रतिमाएं। इसमें क्या है कि स्मृति में प्रत्येक सूचना से संबंधित एक ईमेल या चित्र के रूप में संग्रहित रहती हैं। कार्य करते समय ये मानसिक चित्र सहायक होते हैं। जैसे मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करते समय मानव कंकाल का चित्र व श्वसन में सहयोग करने वाले अंगों के चित्र सामने आ जाते हैं। 4 नंबर पे मनोबल। उक्त तीनों द्वारा प्राप्त स्मृति की सूचनाओं के योग को मनोबल कहते हैं। अर्थात मनोबल एक दस्तावेज है जो एक विशिष्ट स्थिति में एक सुनियोजित कार्य की योजना है। जैसे प्रथम वर्ष बीए में कौन सा विषय लूँ, इसका आगे क्या लाभ होगा, किसकी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सभी प्रश्नों के उत्तर सुनियोजित जाल बनाकर कार्य की योजना बनाने के लिए तैयार करते हैं। यही मनोबल है। फिर बात आती है मनोबल का शिक्षा में महत्व। तो क्या महत्व है मनोबल का शिक्षा में? तो यह शिक्षक को यह समझने में सहायक है कि किसी भी विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक है। बच्चा जो भी नवीन ज्ञान सीखेगा उसमें पूर्व ज्ञान का बहुत सहायक है, एक तरह सहायता है। छात्रों में मनोबल नवीन ज्ञान के साथ साथ अंतःक्रिया करने, नवीन ज्ञान को अर्थ प्रदान करने में मार्ग को प्रभावित करते हैं।
अच्छी तरह से विकसित एवं एकीकृत मनोबल उत्पादक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात यह वह ज्ञान है जिसका उपयोग नई परिस्थितियों को अर्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। उत्पादक ज्ञान को विकसित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि छात्र उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर संबंधित करके तथा अर्थ या भावार्थ निकाल सके, क्योंकि बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं है अपितु ज्ञान प्राप्त करने वाला एक सक्रिय व्यक्ति है। फिर दूसरा, ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक कार्य है जो सूचना को परिवर्तित करते हैं एवं उसको एक संग्रहालय से दूसरे में ले जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अवधान, प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाभ्यास, कूटबद्धकरण एवं प्रावणीयकरण है। उक्त ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए छात्रों को पहले उन दशाओं की पहचान कर लेनी चाहिए जो कि समस्यात्मक स्थिति को प्रस्तुत है। उसके बाद ही उचित प्रक्रियाओं का उपयोग करें। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान का उपयोग परिस्थितियों में अनेक संदर्भों में करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन दशाओं को अपनाकर फिर उन दशाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए a+b² बराबर a² + 2ab + b² का प्रयोग विभिन्न दशाओं में रखना चाहिए, जैसे 9x² + 12xy + 4 या 23a² + 10ab + b²। ऐसा करने पर छात्र शीघ्रता से ऐसी समस्याओं का हल निकाल सकेंगे जिनमें a+b² का विस्तार या उल्टा करना होता है। फिर तीसरा है मेटा करते मध्य संज्ञान या मेटा संज्ञान। ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखना ही मेरा संज्ञान है। यह प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उन्हें निर्देशित करता है जो सूचना को एक भंडार से दूसरे भंडार की ओर ले जाता है। इसमें एक भेद किया जा सकता है, वह है मेरा संज्ञान तथा मेरा संज्ञान कुशलताओं में मेरा संज्ञान ज्ञान में शामिल होता है तथा व्यक्ति के वर्तमान या तुरंत कालीन विचारों को शामिल करता है, जैसे मॉनिटर करना, हेरफेर करना या चिंतन करना। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यों के संबंध में ज्ञान, उद्देश्य अथवा अपने बारे में ज्ञान या युक्ति युक्त ज्ञान का कब व कैसे कार्य प्रणाली का प्रयोग समस्याओं के हल करने में किया जाए।